बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले बड़ी ख़बर ये है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पे एक एयर स्ट्राइक की है और इसके बारे में दावा किया जा रहा है। मुख्तलिफ़ मीडिया के ज़राए ये बता रहे हैं, पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से वज़ीर दिफ़ा ने भी इसकी कन्फर्मेशन दी है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पे मुबैना तौर पर एक एयर स्ट्राइक की है जिसमें दहशतगर्दों को हलाक किया गया। अब ये एयर स्ट्राइक जो है, इसके बारे में अभी मज़ीद तफसीलात तो आएंगी जब DGISPR आज के दिन में पेशावर में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें वो बताएंगे कि उन्होंने दहशतगर्दों का कितना नुकसान किया और ये कौन दहशतगर्द थे और उन्होंने क्या पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से गुलगिला हुए थे। बहरहाल ये जो दहशतगर्द हैं, इनके 3 नाम अभी तक सामने आए हैं जो हुकूमती ज़राए से आए। पाकिस्तानी मीडिया ने यह ख़बर चलाई है और जो 3 नाम बताए गए उनमें एक नाम है नूर वली महसूद का, एक नाम है कारी सैफुल्लाह महसूद का और एक नाम है खालिद महसूद का। ये 3 जो TTP के रहनुमा हैं, ये मारे गए इस दहशतगर्द हमले में। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया को ज़रा कन्फर्मेशन करनी चाहिए थी। इनमें से जो खालिद महसूद है वो 2018 में अमरीकी ड्रोन हमले में पहले ही मारा जा चुका है, जबकि इसमें जो कारी सैफुल्लाह महसूद है उसके बारे में बाकायदा ख़बरें छप चुकी हैं कि वो 2019 में होस्ट में अफ़गानिस्तान में मारा जा चुका है और ये उस वक्त मारे गए थे जब अमेरिका वहाँ पे मौजूद था, जब वहाँ पे बाकायदा अफ़गान हुकूमत मौजूद होती थी। तालिबान ने तब तक फ़तह नहीं किया था अफ़गानिस्तान को, ये उस वक्त की बात है। हाँ, अब जो एक और नूर वली महसूद की बात हो रही है तो इसके बारे में कुछ तफसीलात मेरे पास हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये कौन शख्स है और इसको मारा जाना कितना इम्पॉर्टेंट है। ये कलदम तहरीक तालिबान का सरबराह है नूर वली महसूद उर्फ अबू मंसूर आसिम। ये 9/11 के बाद काबुल पर अमरीकी हमले में बाल बाल बचकर निकल गया था। अब 25 साल के बाद दोबारा इसके ऊपर एक अटैक हुआ है। अब देखना यह है कि क्या वाकई ये आदमी इस हमले में मारा गया जो एरियल स्ट्राइक की गई पाकिस्तान की जानिब से। कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 48 साला सरबराह नूर वली महसूद उर्फ अबू मंसूर आसिम ने फैसलाबाद, गुजरांवाला और कराची के मदारिस में तालीम हासिल की। पहली मरतबा अफ़गानिस्तान में उस वक्त के शुमाली इत्तेहाद के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। 9/11 के बाद दोबारा काबुल का रुख किया और ज़िंदा बच के वापस आ गया। बैतुल्लाह महसूद, हकीमुल्लाह महसूद, मुल्ला फजलुल्लाह, इन सब के बरक्स ज़्यादा अरसे तक यानी लगभग 8 साल तक कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सरबराही नूर वली महसूद के पास मौजूद रही और कल के दिन तक मौजूद थी जब तक इसके ऊपर ये अटैक नहीं हुआ। अफ़गानिस्तान की जानिब से उनकी गवर्नमेंट ने कंफर्म किया कि 2 बड़े धमाके हुए हैं वहाँ अफ़गानिस्तान में, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद हैं, उनके तर्जुमान अफ़गानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है उसके, उन्होंने अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं की कि इसमें नुकसान किसका हुआ और कितना हुआ, लेकिन इसकी तफसीलात आ जाएंगी। जबकि आज पाकिस्तान की जानिब से DGISPR मुमकिन तौर पर पेशावर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें बताएंगे ये क्या हुआ। देखिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब ये 2 तरीक़ों से हो सकती है। अगर तो पाकिस्तान ने ये अटैक अफ़गानिस्तान को कुछ हद तक एतमाद में लेकर किया तो ये कमाल काम है। अफ़गानिस्तान की हुकूमत हो सकता है किसी मजबूरी की वजह से, बाज़ औक़ात अगर आपने एतमाद में भी होते हैं तो आप नहीं बताते पब्लिकली, आपके ऊपर प्रेशर आने का अंदेशा होता है। अगर तो ये एतमाद में लेकर किया तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। और अगर ये टारगेट अचीव हो गया, 2 बंदे तो पहले ही मारे जा चुके थे, वो मीडिया की खबर गलत है, तस्दीक उन्हें करनी चाहिए, मीडिया को जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था। तो कोऑर्डिनेशन के साथ हमला हुआ तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन अगर इसमें ये यकतरफा हमला है तो पाकिस्तान को एक कामयाबी तो मिली कि एक दहशतगर्द मारा गया, तफसीलात आएंगी तो पता चलेगा, मगर इसके असरात मुख्तलिफ हो सकते हैं क्योंकि इसमें जो अफ़गान तालिबान है उनकी पॉलिसी कुछ और है और वो अफ़गान सरजमीन के ऊपर बैरूनी हमले की मुखालफत करते हैं। लेकिन क्या वो कोई बैरूनी हमला इस नौयत का रोक सकते हैं? फ़र्ज़ करें कि अमेरिकन तैयारे आते हैं, आकर अफ़गानिस्तान पर बमबारी करते हैं या वो मिसाइल भेजते हैं, वो अफ़गानिस्तान में आकर गिरते हैं, तो क्या तालिबान के पास कोई सिस्टम है उसको रोकने का? बिल्कुल नहीं। दुनिया का कोई कमज़ोर से कमज़ोर मुल्क भी है ना, उसकी एयरफोर्स भी अगर अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक करेगी तो अफ़गान तालिबान के पास उससे बचने का या उसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। वजह यह है कि उनकी कोई एयरफोर्स नहीं है। नंबर 2, उनके पास किसी किस्म का कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है।
अफगानिस्तान का जो तरीक़ाकार ना लड़ने का वो है लंबी लड़ाई वाला। वो फिर करते ये लड़ाई को लंबा खींचते हैं, जैसे अमेरिकन के साथ उन्होंने किया। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है अमेरिकन के डूब गए अफगानिस्तान में, उनके बेशुमार फौजी कत्ल हो गए, अफगानिस्तान के अंदर एक अजीबोगरीब लड़ाई छिड़ गई, नेटो का बहुत नुकसान हो गया, अमेरिका पैसे डाल डाल के अफगानिस्तान में थक गया, लेकिन लड़ाई का नतीजा ही नहीं निकल रहा था। तो तालिबान जो है वो लड़ाई को लंबा खींचने के माहिर हैं। अगर पाकिस्तान की उनके साथ कोऑर्डिनेशन अच्छी रही तो हम दहशतगर्दी पे काबू पा लेंगे, ये बात इमरान खान साहब भी कह चुके हैं। लेकिन अगर आप विदाउट कोऑर्डिनेशन चलेंगे तो फिर ये लंबी लड़ाई है, इसको आप खींचते जाएं, शैतान की आंत की तरह लंबी होती जाएगी और आपको कई सालों तक ये लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। तजज़ियाकार ये बात मानते हैं, वो ये कहते हैं कि ये एक हकीकत है कि तालिबान के साथ आप ये जो रवायती किस्म की एक लड़ाई है इसको लंबा खींचने में तालिबान बहुत तेज़ हैं और इस लड़ाई को बहुत लंबा लेकर चले जाएंगे। बहरहाल ये पाकिस्तान की एक दिफाई नुक्ता नज़र से अगर PTP का सरबराह मारा गया तो बड़ी कामयाबी है। अभी मेरे ख्याल में कुछ घंटों में हमें बाकी तफसीलात मिल जाएंगी, आपके साथ हम शेयर करेंगे। बड़ी खबर जो दूसरी है, बहुत बड़ी खबर है, इमरान खान साहब ने तब्दील कर दिया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को और उन्होंने वजह भी बताई हुई है। इमरान खान साहब का जो बयान आया रात गए, इस हवाले से ज़रा पहले वो बयान आपको बता देते हैं। इमरान खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात के तनाजुर में वज़ीर आला की तब्दीली नागुज़ीर थी और ये एक आइनी अमल है जो इस मुल्क के दीगर सूबों में भी होता आया है और इसमें किसी को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए ताकि ये अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल हो। अगर किसी ने इसमें मुदाखलत की कोशिश की तो भरपूर एहतजाज होगा। सुहेल अफरीदी का इंतखाब ज़बाना तालिब इल्मी से उनकी ISF और तहरीक इंसाफ के नज़रिए से वाबस्तगी की वजह से किया। ये फ़ैसला तहरीक इंसाफ की इलेक्टेबल्स की जगह ग्रास रूट वर्कर्स को फ़ैसला साजी के अमल में शामिल करने के बयानिए को भी तक़वियत बख्शता है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की तब्दीली को बाद हल्के मेरे ख़ानदान के अफराद से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये गेम हो रही थी ना कि अलीमा खान हो गई या बुशरा बीबी हो गई तो इनकी वजह से हुआ। इमरान खान ने उसका जवाब दिया कि ये सरासर गलत है। ये फ़ैसला मुकम्मल तौर पर सियासी है जिस पर मेरे ख़ानदान का कोई फ़र्द किसी भी तरह से असरअंदाज नहीं हुआ। मेरे ख़ानदान के किसी फ़र्द का मेरे सियासी फ़ैसलों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अली अमीन मेरे पुराने और वफ़ादार साथियों में से है, लेकिन वो तनाज़ात की ज़द में है। ये तनाज़ात आसिम मुनीर की किसी जामे सियासी हिकमत अमली अपनाए बगैर खाली गोला बारी से दहशतगर्दी के मसले से निमटने की पॉलिसी के बायस पैदा हुआ। 2025 दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से पाकिस्तानी तारीख़ का बदतरीन साल है और खैबर पख्तूनख्वा का सूबा मज़ीद इस सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ कि नया वज़ीर आला और इसकी टीम दहशतगर्दी के ख़ात्मे और देर पा अमन के क़याम के हवाले से अवामी नुमाइंदों के साथ मिलकर जामे पॉलिसी अपनाएंगे। मैं गुज़िश्ता 2 दहाइयों से दहशतगर्दी से निमटने की वाज़ेह हिकमत अमली बयान करता रहा हूँ। इसी हिकमत अमली के बायस तहरीक इंसाफ के 3.5 साल दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया था। तहरीक इंसाफ ने इस वक्त की पाकिस्तान मुखालिफ और भारत नवाज गनी हुकूमत से भी मुज़ाकरात किए और कबायली अवाम और अफ़गान पनागुज़ीनों के मामलात में अफ़ाम व तफ़हीम से हमने तय किए थे। 2021 में उस वक्त की फ़ौजी क़यादत ने हथियार फेंकने वाले दहशतगर्दों को वापस बसाने का मनसूबा पेश किया था। ये ज़रा आप गौर से सुन लें। अब ज़रा मैं आपको पहले एक ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट बताऊंगा और उसके बाद वापस यहाँ पे आऊँगा इमरान खान साहब के ट्वीट पे, क्योंकि ये हिस्सा उसका जवाब है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हज़ारों तालिबान को इमरान खान ने पाकिस्तान लाकर बसाया। आज भी PTI दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। सालों से हमारी फ़ौज और अवाम का खून बहाया जा रहा है। अफ़गानिस्तान हुकूमत के साथ सालों पर मुहित मुज़ाकरात और वफूद का काबुल आने जाने के बावजूद पाकिस्तान में खून रेज़ी बंद नहीं हुई। रोज़ाना फ़ौजी जवानों के जनाजे उठ रहे हैं। 60 लाख अफ़गान मुहाजिरीन, 60 साल की मेहमान नवाजी की कीमत हम अपने खून से अदा कर रहे हैं। वक्त आ गया अफ़गान मेहमान अपने घरों को जाएं और ये मुफ्तबरी और मोहसिन कुशी बंद करें। ये कैसे मेहमान हैं जो मेज़बानों का खून बहाते हैं और कातिलों को पनाह मुयस्सर करते हैं। ये अब ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट है। PTI के खिलाफ के दहशतगर्दों को इमरान लाया। अब इमरान खान का जवाब। 2021 में उस वक्त की फ़ौजी क़यादत ने हथियार फेंकने वाले दहशतगर्दों को वापस बसाने का मनसूबा पेश किया था, मगर उस मनसूबे को खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों के हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने मुस्तरद कर दिया था। इस मनसूबे पर हमारे दौर में अमल नहीं हुआ। लेकिन अब हक़ाइक़ के बरक्स तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर यह सरासर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी इस दौर में बसाए गए दहशतगर्दों की वजह से पैदा हुई है।
قوم کو بتایا جائے کہ کون سے دہشت گرد کب کہاں اور کیسے بسائے گئے. یعنی یہ دہشت گرد تو عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہونے کے بعد پاکستان میں لائے گئے, اور جب انہیں پاکستان میں لایا جا رہا تھا تو قبائلی علاقے کے جتنے بھی سیاستدان ہیں, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے, چاہے وہ پی ٹی ایم سے, چاہے وہ پاسون کے نوجوان ہیں, وہ سارے لگاتار احتجاج کر رہے تھے کہ دہشت گردوں کو خیبر پختونخوا کے علاقوں میں واپس لا کر کیوں بسایا جا رہا ہے, اور کیوں بارڈر کو ان کے لیے نرم کیا جا رہا ہے کہ وہ ہتھیاروں سمیت خیبر پختونخوا میں آ رہے ہیں. اب عمران خان صاحب آگے کہتے ہیں کہ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی ذمہ دار افغان حکومت ہے, جس کی تائید سے افغانستان میں بسنے والے دہشت گرد پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں, اور کبھی کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی دہائیوں سے پاکستان میں بسنے والے افغان مہاجرین کی وجہ سے ہے. یہ دونوں باتیں غلط ہیں, کیونکہ لاکھوں افغان مہاجرین کو بے عزت اور رسوا کر کے نکالنے کے باوجود دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے. یہ متضاد بیانات عاصم منیر کے مسلط کردہ عوام دشمن نظام کی بدحواسی کو ظاہر کرتے ہیں. دہشت گردی سے نمٹنے کے حوالے سے میرا موقف ہمیشہ سے دو ٹوک رہا ہے. تاریخ بھی گواہ ہے, دہشت گردی کے خلاف اگر باقاعدہ سیاسی بصیرت اور حکمت عملی کے بجائے صرف طاقت کا استعمال کیا جائے تو ناکامی ہی آپ کا مقدر بنتی ہے. ملٹری آپریشن کے نتیجے میں ہونے والا کولیٹرل ڈیمیج عوام کو انتقاماً ہتھیار اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے, اور یوں یہ سلسلہ بد سے بدتر ہوتا چلا جاتا ہے. سیاسی انتقام میں میرے خلاف مسلسل بے بنیاد مقدمات نہ صرف بنائی جا رہے ہیں. عمران خان صاحب نے بھی بتایا, قوم کو پیغام دے رہا ہوں, یہ چاہے جو بھی کر لیں میں ان کے سامنے نہ جھکوں گا, نہ اپنی قوم کو جھکنے دوں گا. کولیٹرل ڈیمیج کا بھی عمران خان صاحب نے ذکر کیا, لیکن خواجہ آصف صاحب نے کولیٹرل ڈیمیج کو جائز قرار دیا. آپ کو پتہ ہے دنیا میں دو ایسے لیڈرز ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کی حکومتوں نے کہا کہ کولیٹرل ڈیمیج جائز ہے. یہ بات کھل کھلا کر یا تو نیتن یاہو نے کی ہے, یا خواجہ آصف نے, موجودہ پی ڈی ایم کی سرکار نے یا نون لیگ نے کی ہے. نیتن یاہو نے کہا کہ سویلین کی کیجویلٹی ہو جائیں, سویلینز مارے جاتے ہیں, پالیسی کے تحت وہ مارتے ہیں. خواجہ آصف نے بھی کہا کہ جہاں پہ ہوگا ہمیں لگے گا دہشت گرد ہیں, وہاں پہ اٹیک کریں گے, سویلین مرتے ہیں تو مریں. انہوں نے کہا بھگتنا پڑے گا نتیجہ. بھئی کس بات کا؟ اس کا دیکھیں نا, خواجہ آصف کہتے ہیں جہاں پہ دہشت گرد ہوں گے یا جس علاقے میں بھی پناہ لیں گے وہاں کوئی معصوم ہے, چاہے وہ معصوم نہیں ہے, کوئی پناہ دینے والا ہے یا نہیں دینے والا, وہ زد میں آئیں گے, ہم اٹیک کریں گے اور وہ مارے جائیں گے. خواجہ آصف کا یہ ماننا ہے کہ معصوم بھی مارے جائیں تو کوئی بات نہیں, ہم دہشت گردوں کے پیچھے آئیں گے. اس کو بولتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج. ایک سوال اٹھایا تھا سہیل افریدی نے, جو نیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جس کو عمران خان صاحب نے چنا ہے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن تھا اس کا. اس نے کہا کہ ایک بندہ رات کو میرے گھر آتا ہے بندوق لے کر اور مجھے کہتا ہے کہ مجھے کھانا دو. رات کو اچانک میرے گھر ایک بندہ آیا, اس کے ہاتھ میں بندوق ہے, اس نے کہا مجھے کھانا دو. میں اسے کھانا نہیں دیتا تو وہ مجھے مار دیتا ہے, اور اگر میں اسے کھانا دیتا ہوں تو فوجی اہلکار صبح آ کر مجھے اٹھا لیتے ہیں. یعنی کھانا دوں تو صبح مرتا ہوں, کھانا نہ دوں تو رات کو ہی مر جاتا ہوں. کہاں جاؤں میں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ رات کو میرے گھر تک کیسے پہنچا. یہ ہے سوال جو اٹھایا سہیل افریدی نے, کہ اس دہشت گرد کو کس نے اجازت دی کہ وہ پاکستان کے اندر آ کر قبائلی علاقوں میں لوگوں کو مجبور کرے ہتھیار کی بنیاد کے اوپر کہ ہمیں یہاں رہنے دو. کوئی جان کے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا. جب دہشت گردوں کو آپ نے بارڈر نرم کر دیا, وہ آ گئے پاکستان کے اندر, ایک پالیسی کے تحت آپ انہیں لے کر آئے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑا ببانگ دہل کھل کھلا کر یہ بات کی تھی انٹرویو دیتے ہوئے کہ ہم ایک پالیسی کے تحت ان طالبان کو پاکستان میں لے کر آ رہے ہیں, دہشت گردوں کو. کیونکہ اس وقت باجوہ صاحب کے دماغ میں, ندیم انجم صاحب کے دماغ میں یہ چل رہا تھا کہ ہم نے ان کو ہتھیار پکوا کے پاکستان واپس لے کر آنا ہے. وہ ایک الگ فارمولا پہ کام کر رہے تھے, اور اب وہی فارمولا ان کے گلے پڑا ہوا ہے. مراد سے ہی تو اس دن سے چیخ رہا تھا, باقی سارے چیخ رہے تھے, عمران خان بھی کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. ایک تجویز ضرور تھی جس پہ بات ہوئی تھی, لیکن عمل درآمد نہیں ہوا. عمل درآمد ہوا, عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی 9-10 اپریل کو, اور عمل درآمد ہوا جا کے جون میں, کہ مئی کے اینڈ میں اور جون میں دہشت گرد آنا شروع ہو گئے تھے, اور پھر یہ بہت بڑی تعداد میں پہنچے. یہ مالاکنڈ میں آئے تھے, وہاں پہ بہت بڑے بڑے احتجاج بھی ہوئے تھے, پھر ان کو واپس جانا پڑا تھا. ان کے واپس جانے پہ خوشیاں بھی منائی گئی تھی جولائی اور سپتمبر کے مہینے میں, لیکن پھر دوبارہ بتایا گیا کہ یہ پھر آئیں گے اور انہیں لا کر یہاں بسایا جائے گا. وہ قیمت پاکستان آج چکا رہا ہے. تو دنیا میں دو ملک ہیں جو کولیٹرل ڈیمیج کے حامی ہیں.
नादरीन, आज तहरीक लब्बैक को जाना था एहतजाज करने के लिए, और वो कामयाब होते हैं या नहीं होते, क्योंकि आज उनका एहतजाज का दिन है। उन्हें इस्लामाबाद में रेड जोन के अंदर बढ़ना है और अमरीकी सफारत खाने तक पहुंचना है। क्या वो पहुंच पाएंगे? फैसला तो ये हुआ है कि अगर किसी और जगह पे ये निकलते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन रेड जोन में इस्लामाबाद में इनको नहीं आने दिया जाएगा। कंटेनर्स लगा के सारा एरिया बंद कर दिया गया है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इंटरनेट की बंदिश हो गई है, इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है, और फैज़ाबाद को कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया। मुख्तलिफ एरियाज में रेड जोन को कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया। तो पूरा उन्होंने कंट्रोल किया है। तहरीक लब्बैक ने बाकायदा एक इजाज़तनामा भी दिखाया। उन्होंने दिखाया कि जनाब हमने तो DC से